हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप घर पर हैं, तैयारी कर रहे हैं, सेफ हैं और सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का फॉलो अप कर रहे हैं। काफ़ी टफ फेज़ हमारे देश में इस समय चल रहा है कोविड-19 का। मैं भी इस टफ फेज़ से निकला लास्ट मंथ एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि कितनी ज़्यादा दिक्कत लोगों को इस समय हो रही है। काफ़ी ज़्यादा विल पावर की आवश्यकता पड़ेगी आपको अगर आप कोविड से लड़ रहे हैं या कोविड हो गया है आपको या आपके फैमिली को। मैं यही आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कोशिश करें, सबसे पहले तो अपने घर वालों को और अपने आप को वैक्सीनेट कराने की कोशिश करें। और इवन अगर आप इस चीज़ से भी बचे हुए हैं तो सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का ज़रूर फॉलो अप करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है बॉडी को ये। आज की डेट में हमारे देश में हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो क्रम्बल हो चुका है, वो हम देख चुके हैं। मैं ज़्यादा ज्ञान आपको इस बारे में नहीं दूंगा, तो इसीलिए सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ज़रूर फॉलो अप करें। हैंड सैनिटाइजर्स, मास्क के बारे में आपको पता ही है, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आपको पता ही है। प्लीज़ इसको हल्के में बिल्कुल भी ना लें। मैं खुद इस पर्टिकुलर चीज़ से निकला हूँ तो मैं समझ सकता हूँ, और बाय गॉड्स ग्रेस प्रेयर्स सब कुछ ठीक हुआ और आई एम बैक। आई कैन रिकॉर्ड द वीडियोज़ फॉर यू गाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के मन में आ रहा है वो ये कि हम ज़्यादातर जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग के ही हों या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हों, जो कि इंग्लिश सेक्शन में आपने देखे भी हैं। जब आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं या आप क्लैट या लॉ एग्जाम्स में आप जब जा रहे हो तो आपने देखा होगा हर जगह पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स तो हम क्लियर कर ही चुके हैं। लगभग 56 वीडियोस ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे। क्रिटिकल रीजनिंग की प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है। सारे टॉपिक्स हमने लगभग कवर कर लिए हैं विथ क्वेश्चंस। बहुत सारे सवाल पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। अब एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने हमारे ये आया है कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या होता है। अभी तक हमने कंक्लूजन्स देखे थे, क्रिटिकल रीजनिंग में जो पैसेजेस देखे थे वहां पर कंक्लूजन आइडेंटिफाई करते थे हम, क्योंकि हमें आर्ग्यूमेंट को आइडेंटिफाई करना होता था। अब अगर पूरे पैसेज में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अगर हैं तो हमें मेन आइडिया ऑफ द पैसेज तो उनको समरी निकालनी होगी। कैसे ढूंढेंगे हम मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को? तो उसके लिए आज मैं कुछ 3 हिंट्स दूंगा आपको, ठीक है, और जो मेरा अपना पर्सनल स्टाइल है वो भी डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो तरीका है वो ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है हिंट 1, द लोकेशन ऑफ द मेन आइडिया इन द पैसेज। कहाँ पर आपको पैसेज के अंदर वो मेन आइडिया मिलेगा, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे? अगर पैसेज बहुत लंबा है, 1 पैरा है, 2 पैरा है, 3 पैरा है, या हो सकता है सिर्फ एक ही पैरा हो, यानी एक पैराफ्रेज हो उस पर्टिकुलर पैसेज के अंदर, तो कैसे आप ढूंढोगे कि मेन आइडिया कहाँ है? जब हमारे पास समय कम होता है तो शॉर्टकट्स या चीट कोड्स हमारी आवश्यकता बन जाती हैं, ये हमने देखा है। तो मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर देख भी सकते हो, मैं उसको डिस्कस भी कर रहा हूँ। देखिए, जब पहला पैरा होगा जो पैसेज का, उसका जो ओपनिंग सेंटेंस होगा और उसका जो लास्ट सेंटेंस होगा, उस पहले पैरा का जो पहला सेंटेंस होगा और लास्ट सेंटेंस होगा, आप देखोगे मोस्टली जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज निकलेगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा। ये हो सकता है कि पहला भी हो, ये हो सकता है कि लास्ट सेंटेंस भी हो, और यह हो सकता है दोनों को ऐड ऑन करके, यानी दोनों इन्फॉर्मेशन को क्लब करके भी मेन आइडिया ऑफ द पैसेज आप देखोगे निकलता हुआ, ठीक है। यूजुअली द लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ एंड द ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, मैं फर्स्ट पैराग्राफ बोल रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पैसेज, पहला पैरा जो होगा उसका ओपनिंग सेंटेंस और उसका जो लास्ट सेंटेंस, इन दोनों को क्लब करके, या हो सकता है मोस्टली चांस होता है कि वो यूजुअली देखोगे आप जो लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराफ्रेज होगा, या फिर बहुत ही ओकेजनली आप देखोगे ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैरा होगा। और अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो प्रोबेबली जो लास्ट सेंटेंस होता है एंटायर पैसेज का, वो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज आपको दे देगा, ठीक है। 3 ऐसी लोकेशंस होती हैं, मुख्य तरीके की लोकेशंस होती हैं जहां पर मेन आइडिया ऑफ द पैसेज मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए, कुछ आइडिया तो आपको लग ही गया, तो एक एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा और बेटर क्लियरिटी मिल सके, ठीक है। तो एग्जाम्पल यहां से स्टार्ट करते हैं हम। वी शुड नॉट अलाउ साइंटिस्ट टू प्ले अराउंड विथ ह्यूमन जीन थेरेपी इन द नेम ऑफ इनोवेशन। अब इसका क्या मतलब होता है? साइंटिस्ट को हमें अलाउ नहीं करना है किस चीज़ के लिए? ह्यूमन जीन थेरेपी पर रिसर्च करने के लिए।
जब आप बोलते हो प्ले अराउंड, तो ये एक तरीके का फ्रेज है जिसको हम समझ सकते हैं, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है हमें, ह्यूमन जीन थेरेपी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है इन द नेम ऑफ इनोवेशन। अब कुछ आइडिया तो आपको हो गया, बैक ऑफ माइंड में आपने एक दिमाग में, क्योंकि ये पहला पैराग्राफ है और यहाँ पर मैंने सिर्फ जो पैसेज लिया है वो सिंगल पैराग्राफ का है, तो ओपनिंग सेंटेंस से हमें ये आइडिया तो लग गया कि साइंटिस्ट को ये अलाउ नहीं करना है कि ह्यूमन जीन थेरेपी में इनोवेशन के नाम पर खिलवाड़ करें, ये आइडिया लग गया। अब उसके सपोर्ट में, उस आर्ग्यूमेंट के सपोर्ट में क्या क्या प्रीमाइसेस यहाँ दिए हैं, क्या क्या क्लेम्स दिए हैं। जब मैं प्रीमाइस बोलता हूँ, जब मैं क्लेम बोलता हूँ, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। स्टेटमेंट जब मैं बोलता हूँ तो वो भी एक चीज़ होती है, ठीक है। जिन चीज़ की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है वो हमें पता है, या तो वो क्लेम होंगे, ठीक है, और वही चीज़ उसी को हम स्टेटमेंट भी बोल देते हैं और उसी को कुछ लोग प्रीमाइस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इन तीनों चीज़ों में कंफ्यूज कभी मत हुआ करिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। इवन इफ जीन थेरेपी कुड प्रोवाइड क्योर्स फॉर अ फ्यू रेयर डिजीजेस, इट इज सिंपली टू मच ऑफ अ रिस्क टू सोसाइटी एज अ होल, ठीक है। अब इन्होंने एक तर्क यहाँ दिया, एक लॉजिक दिया है इस बीच, इसके पीछे एक रीज़न देने की कोशिश की है कि जो जीन थेरेपी है, हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए क्योर ज़रूर निकाल दे। जो आपकी बॉडी के जीन्स हैं उस पर अगर आप देखो कुछ अगर थेरेपी पॉसिबल होगी तो हो सकता है आपके अंदर जो बीमारी है मौजूद या किसी प्रकार की क्योर है जो क्योरेबल नहीं है दवाइयों से, वो जीन थेरेपी के माध्यम से सॉल्व हो जाए, ठीक है। लेकिन इसके बहुत ही फ्यू रेयर डिजीजेस के लिए ही ये पॉसिबल है, ये बताया गया है। लेकिन इट इज़ अ रिस्क टू सोसाइटी एज अ होल। अब क्या रिस्क हो सकता है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सोसाइटी के लिए क्यों रिस्की हो जाएगा। अब यहाँ बोला गया है अल्टीमेटली पीपल विल बिगिन सिलेक्टिंग जीन्स फॉर पर्सनल एनहेंसमेंट। यहाँ पर एनहेंसमेंट है, उसको जी को एच कर लीजिएगा, टाइपो मिस्टेक है। तो पर्सनल एनहेंसमेंट के लिए लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड वी विल एंटर इनटू द एज ऑफ डिजाइनर बेबी। यहाँ पर डिजाइनर बेबी बताया गया है। इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब ये हो सकता है कि जीन थेरेपी को आप ऑल्टर नहीं कर सकते। अगर आपने ऑल्टर कर दिया है तो यहाँ पर हम एक ऐसी एज में चले जाएंगे जहाँ पर लोग डिज़ाइनर बेबीज़ की डिमांड करेंगे। यानी पर्सनली आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कुछ लोग टिकने होते हैं, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग कम स्मार्ट दिखते हैं, कुछ लोग कम ब्यूटीफुल होते हैं। तो अब पर्सनल एनहांसमेंट का मतलब यही होगा कि हम उनके ब्रेन को किसी तरह एनहांस कर सकें, उनकी हाइट को बढ़ा सकें, उनके मोटापे को कम कर सकें। इस तरीके के पर्सनल एनहांसमेंट लोग कर पाएंगे अगर जीन थेरेपी अवेलेबल होगी तो। इफ पीपल हैव द ऑप्शन ऑफ डिजाइनिंग देयर चिल्ड्रन टू मेक देम स्मार्टर और मोर ब्यूटीफुल, दे विल टेक इट। अब अगर आपको ऑप्शन मिले कि आप थोड़ा और स्मार्ट हो सकें या आप और ब्यूटीफुल हो सकें अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे को ऐसा देख सकें आप, तो उसको बिल्कुल लोग पैसा दे करके बिल्कुल उस चीज़ को लेंगे। द प्रॉब्लम इज दैट ओनली द वेल्दी विल बी एबल टू अफोर्ड दिस मेडिकल ट्रीटमेंट्स। यहाँ नॉन नहीं होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट्स होगा। नॉन को आप इग्नोर कर सकते हैं। क्लियरली अलाउइंग द जीन थेरेपी रिसर्च विल ओनली डिसएडवांटेज द पुअर एंड एक्सेलरेट इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अब ये फाइनली इन्होंने एक बात बोल दी है कि अगर वेल्दी लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा तो वो इस ऑप्शन को ज़रूर लेंगे, पैसा देंगे और अपने बच्चे को डिज़ाइन कर लेंगे, स्मार्ट बनाएंगे। तो इस तरीके की एक इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी बनेगी। यानी कि जिनके पास पैसा होगा वो सोसाइटी के स्ट्रेटा में और ऊपर चले जाएंगे और जो पुअर लोग होंगे वो नीचे की तरफ होते चले जाएंगे, क्योंकि उनके जो बच्चे होंगे वो बड़े बदसूरत से दिखेंगे, बहुत ही अनस्मार्ट होंगे। अब यहाँ पर एक बहुत ही गलत एजम्पशन हमारे ऑथर ने लिया। मैं ये कहूँगा कि एक ओवरऑल एक बहुत ही वीक आर्ग्यूमेंट है। ऐसा होना बहुत ही कम चांसेस हैं इस तरीके के। एक तरीके का डिसएडवांटेज क्रिएट होगा, इन्होंने कहा पुअर के लिए, और एक तरीके से इकोनॉमिक इनइक्वलिटी हो जाएगी। पर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य वो भूल गया बताना कि क्या पुअर पीपल के बच्चे क्या अनस्मार्ट होते हैं, क्या वो ब्यूटीफुल नहीं हो सकते नेचुरली? ये चीज़ इन्होंने मिस कर दी है। चलिए ठीक है, हमें यहाँ पर हमें वीक या स्ट्रॉन्ग नहीं देखना था, हमें कोजेंसी नहीं देखनी थी, हमें साउंडनेस नहीं देखनी थी आर्ग्यूमेंट की। हमें तो बस ये देखना था कि मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या है, तो हमें वो मिल गया है। हमें दो बातें पता चली हैं, पहले सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस से। पहले सेंटेंस से हमें ये पता चला कि ह्यूमन जीन थेरेपी को हम अलाउ नहीं कर सकते हैं इन द नेम ऑफ इनोवेशन। साइंटिस्ट को हमें रोकना होगा। क्यों? क्योंकि एक सोशल इनइक्वलिटी यानी एक तरीके की इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी देखने को हमें वहाँ मिलेगी। तो हम ओवरऑल मेन आइडिया ऑफ द पैसेज क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि वी विल नॉट अलाउ द साइंटिस्ट टू प्ले विद द ह्यूमन जीन थेरेपी बिकॉज इट विल एक्सेलरेट ह्यूमन इनइक्वलिटी। ठीक है, ये पहले और आखिरी सेंटेंस से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ। यही मेरा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज है। ये तो हमें आइडिया लग चुका था बैक ऑफ माइंड में भी, और अगर हमसे ऑप्शंस में पूछा गया व्हाट इज़ द मेन आइडिया और हमें इस तरीके का कुछ तर्क दिखता है तो हम उस पर टिक करेंगे और बाकी चारों ऑप्शंस को रिजेक्ट करेंगे। अब रिजेक्ट से मुझे हिंट 2 का आइडिया मिलता है। जब मैं रिजेक्शन की बात करता हूँ तो हमें हिंट 2 के ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आई होप यहाँ से आपको कुछ तो क्लियर हो गया हो, तो यहाँ से और क्लियर कर लेते हैं और बढ़ते हैं
नेक्स्ट हिंट की तरफ। कैसे हम एलिमिनेट करेंगे, कैसे हम एलिमिनेट करेंगे उन ऑप्शंस को जो कि गलत होंगे। हम जनरली देखते हैं बैंकिंग के क्वेश्चंस में भी 5 ऑप्शन दिए होते हैं, लॉ एग्जाम्स में 4 ऑप्शन होते हैं। हमें सही को चूज करना होता है, बाकी 3 को रिजेक्ट करना होगा। कई बार ऐसा होता है कि 2 या 3 ऑप्शंस एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तो हम कैसे रिजेक्ट करेंगे गलत क्वेश्चंस को या गलत ऑप्शंस को। तो जो मेन आइडिया ऑफ द पैसेज होगा वो पूरे के पूरे ऑथर के आर्ग्यूमेंट को समराइज करेगा, ठीक है। और जो गलत ऑप्शंस होंगे, जो गलत ऑप्शंस होंगे वो या तो ओवरस्टेट करेंगे मेरे स्कोप ऑफ द पैसेज को, यानी पैसेज से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे, या फिर पैसेज में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन को देने की कोशिश करेंगे, यानी अंडर स्टेटमेंट होगा वो, ठीक है। जो गलत ऑप्शन होगा वो ओवरस्टेटेड होगा या अंडरस्टेटेड होगा। जो सही ऑप्शन होगा वो ना ही ओवरस्टेटेड होगा और ना ही अंडरस्टेटेड होगा। वो पूरे के पूरे आर्ग्यूमेंट को समराइज करेगा। वही मेरा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज होगा। अब जैसे यहाँ पर भी एग्जाम्पल में आप देखेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं मेन आइडिया कैसे निकलेगा। यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट मैंने दिया है, एक पैसेज मैंने दिया है, इसको हम पढ़ेंगे अभी। क्राउड फंडिंग इज नॉट ओनली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल्स इन द मार्केट टुडे, बट इट इज सेट टू बी द वे ऑफ द फ्यूचर। अब यहाँ बोल रहे हैं कि जो क्राउड फंडिंग का जो बिजनेस मॉडल है वो सबसे प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है आज की डेट में मार्केट में, और वो फ्यूचरिस्टिक मॉडल है, मतलब फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट मॉडल है। ठीक है, चलिए हमने मान लिया आपकी बात। मेन आइडिया ऑफ द पैसेज में हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया है, पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया है। अब ये कहते हैं कि इफ यू डोंट बिलीव मी टेक अ लुक एट ऑल द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स आउट देयर। अब जितने भी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं आप देख लीजिए, वो सारे के सारे क्राउड फंडेड हैं। क्राउड फंडिंग वर्क्स बिकॉज इट रेजेस इन्वेस्टमेंट बाय कलेक्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम मेनी डिफरेंट पीपल। ज़्यादातर जो डिफरेंट सोर्सेज से जो पैसा आ रहा है उससे कलेक्ट होकर स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी जो आ रहा है उससे हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा, हमें आसानी से पैसा मिल रहा है, क्राउड फंडिंग हो रही है, इट वर्क्स। ठीक है, तो इन्होंने कंक्लूड किया एज अ रिजल्ट इट कांट फेल। तो जब आप बोलते हो इट कांट फेल तो मेरे माइंड में फिर क्लिक करता है, यानी कि इट इज़ अ सक्सेसफुल मॉडल। अब अगर मुझे दोनों बातों को समराइज करना होगा, ठीक है, पहली बात क्या थी, पहले सेंटेंस में बताया प्रॉमिसिंग है, प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है, फ्यूचरिस्टिक है। दूसरा मेरे को लास्ट ऑप्शन में मेरे को क्या पता है, इट कांट फेल। तो क्या मैं मेन आइडिया को अगर ये बोल दूं कि क्राउड फंडिंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल ऑफ द फ्यूचर, तो क्या ये मेरी बातों को समराइज करेगा? बिल्कुल करेगा। आपने फेल ऑप्शन वहां नहीं लिया, आपने सक्सेसफुल बोल दिया उस चीज को। अगर आप ये बोलते हो इट कांट फेल, दैट मीन्स इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। इट कैन आइदर बी अ सक्सेसफुल और इट कुड बी अ फेलियर मॉडल। तो हमें ये पता चल गया कि प्रॉमिसिंग है, ये तो हमें पहले मेन आइडिया समझ में आ गया, बिल्कुल बिल्कुल प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल है क्राउड फंडिंग, और बिल्कुल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, ये भी हमें पता चला था। और उसके लिए हमारे पास रीजन भी है, क्लेम भी है जो उस चीज को सपोर्ट करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या समराइज किया है इसने। अगर मैं सिर्फ बोल देता कि क्राउड फंडिंग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस मॉडल, क्या मेरी पूरी बात समराइज होती? नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम सक्सेसफुल भूल जाते हैं वहां पर। या फिर मैं सिर्फ अंडरस्टेट ये बोल देता कि क्राउड फंडिंग इज द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल ऑफ द फ्यूचर, तो भी मैं प्रॉमिसिंग पॉइंट को भूल जाता। तो ये दोनों चीज़ों को रखना बहुत ज़रूरी था, समराइज करना बहुत ज़रूरी था। अंडर स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, ओवर स्टेटमेंट भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ओवर स्टेटमेंट का कोई एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, क्योंकि मैं समझ सकता था शायद अंडर स्टेटमेंट करके ही आप समझ जाओगे इस चीज़ को। अब अगर यहाँ कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती जो एक्स्ट्रा होती तो भी मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, मैं तीसरी चीज़ और ऐड ऑन कर दूँ यहाँ पर, तो आप और कंफ्यूज होगे, आप ओवर स्टेटमेंट समझ पाओगे, क्योंकि आप कहोगे पूरे के पूरे पैसेज में तो कहीं ये इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तो ओवर स्टेटमेंट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी रिजेक्ट करना है, अंडर स्टेटमेंट वाले जो स्टेटमेंट्स हैं उनको भी रिजेक्ट करना है, और उसको चूज करना है जो पूरे के पूरे पैसेज को समराइज कर दे। आई होप आप थोड़ा सा आइडिया हो गया कि मैं कैसे ढूंढूंगा मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो क्रिटिकल रीजनिंग का आर्ग्यूमेंट्स दिए हों बहुत सारे। तो यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, और थोड़ा सा ज्ञान और दूंगा मैं आज आपको। हिंट 3 कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब आपको कैसे, मान लीजिए मेन आइडिया ऑफ द पैसेज ढूंढना है तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी आपको। प्रैक्टिस करने से आप घबराना नहीं है आपको। प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। न्यूज़पेपर में एक पेज होता है जिसको हम बोलते हैं एडिटोरियल पेज, ठीक है, और उसके भी ऑपोजिट एक पेज होता है जिसको बोलते हैं OP/ED पेज, यानी ऑपोजिट एडिटोरियल पेज। वहाँ पर आपको बहुत से ऑथर्स के ओपिनियंस मिलेंगे, चाहे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो करते हो चाहे हिंदी।
आप ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर एडिटोरियल या OPED पेजेस ज़रूर होंगे। लोगों की अपनी क्या तर्क है, क्या लॉजिक है बात को समझने का, उसके पीछे वो क्या रीजंस देते हैं, उनके मेन आइडिया क्या हैं, ये आप समझ पाएंगे। वहाँ उनके ओपिनियंस, बिलीव्स, उनके अपने खुद के जो पर्सनल कमेंट्स होते हैं OPED पेजेस में मिलेंगे आपको। आप एडिटोरियल नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप UPSC के नहीं हैं एस्पायरेंट, तो मत पढ़िएगा उसको। आप OPED पेजेस को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और क्रिटिकल रीजनिंग का और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का आइडिया हो जाए। ठीक है, अब ये तो रही बात और पते की, एक और ज्ञान की। दूसरी बात ये है कि जनरली आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है बहुत ही ड्राई होता है, बहुत ही अनफेमिलियर होता है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कारण ये होता है कि आपकी नॉलेज को वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं कर रहा है। आपसे तो सिर्फ आपका कॉम्प्रिहेंशन देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपकी डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी, आपकी जो उसमें अंदर से इंफॉर्मेशन निकालने की क्या कैपेबिलिटी है, वो देखना चाहते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि आपकी नॉलेज एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि पैसेज के अंदर से ही आपको सब कुछ आंसर करना है। ठीक है, तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात आपको ये मिल सकती है पता करने की, कि ज़्यादातर जो टॉपिक्स होते हैं जिन पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सवाल बनाए जाते हैं वो कल्चर, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में से लिए जाते हैं। ये चार बहुत ही ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर लोग थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, तो उस पर से अनफेमिलियर और ड्राई सब्जेक्ट को निकालना भी आसान होता है। पर हमें तो सिर्फ तर्क समझना है, हमें तो सिर्फ लॉजिक समझना है, हमें मेन आइडिया ऑफ द पैसेज को निकालना है। आई होप थोड़ी सी आइडिया लग गया। हिंट क्या है तीसरा? अब थोड़ा सा रीडिंग स्टाइल पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को देख रहे हैं या हम क्रिटिकल रीजनिंग भी देख रहे हैं किसी पर्टिकुलर पैसेज में, क्योंकि वहाँ हमें इन्फ्रेंस निकालने होते हैं जो कि इम्प्लिसिट होते हैं, और एजम्पशंस निकालने होते हैं वो भी इम्प्लिसिट होते हैं, कंक्लूजन्स निकालने होते हैं जो कि लॉजिकली फॉलो होते हैं। तो ओवर स्पीडिंग कभी हेल्प नहीं करेगी। अगर आप बहुत फास्ट रीडिंग कर ले जाओगे तो भी हेल्प नहीं होने वाली। आपको उस फास्टर स्पेस पे चलना है जिस पर आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएँ। ठीक है, उतनी ही स्पीड से आपको जाना है। और एक बहुत बड़ा हिंट मैं आपको और देता हूँ कि ज़रूर आप जो हर पैरा का जो पहला सेंटेंस है उसको प्रीव्यू ज़रूर कर लें। ठीक है, मतलब एक बार पहले पढ़ लें, पूरे पैसेज को नहीं, पैसेज को पढ़ने से पहले सारे पैराग्राफ के ओपनिंग सेंटेंसेस ज़रूर देख लें। उससे आपको एक हिंट मिल जाएगा कि पर्टिकुलर पैराफ्रेज क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा हिंट भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है जो मैं आपको देना चाह रहा था। अब लास्ट ऑप्शन पे आते हैं कि भाई आप पूछोगे सर आपका कौन सा अपना पर्सनल स्टाइल है, आप कैसे करते हो इस चीज़ को, अगर आपके सामने कोई कॉम्प्रिहेंशन आएगा आप कैसे उसको डील करोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बहुत भी ब्रिस्क रीडिंग देखता हूँ। ब्रिस्क रीडिंग में ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, क्योंकि मैं प्रीव्यू भी कर पाता हूँ फर्स्ट सेंटेंस को, ताकि मुझे मेन आइडिया लग जाए फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस ऑफ द फर्स्ट पैराग्राफ, और बाकी पैराग्राफ्स के भी पहले सेंटेंसेस को मैं ज़रूर देख लेता हूँ। पहला पॉइंट। दूसरा, फिर मैं सवाल ज़रूर देख लेता हूँ, सवालों में क्या पूछा गया है, और फिर एक प्रॉपर रीडिंग दे देता हूँ पैसेजेस को, ताकि मैं ये समझ सकूँ कि अब इसमें से क्या क्या सवाल निकल जाते हैं। अब ये बुलजाई होता है, क्योंकि आपको एक पैसेज को समझने के बाद 5 सवालों के आंसर मिल जाते हैं, और अगर 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए तो यानी 5 क्वेश्चंस एक पैसेज को पढ़ के टाइम सेविंग होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिल जाता है दूसरों से। कई बार लोग क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस छोड़ के चले जाते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये बहुत ही लेंदी है, इसको कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ के समझ लिया तो आपके 5 क्वेश्चंस पक्के हैं। और मैंने देखा है इंग्लिश में तो बहुत बड़े बड़े पैसेजेस होते हैं जहाँ पर A to लेके J तक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। 10 सवाल मायने रखते हैं एक पैसेज को समझने के बाद। आपको अगर 10 सवाल क्लियरली मिल जाते हैं तो आप कितना ज़्यादा ऊपर आपका स्कोर चला जाएगा, आपकी रैंकिंग कितनी ऊपर चली जाएगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो आई होप ये 3 हिंट्स की मदद से आप समझ सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस हों या क्रिटिकल रीजनिंग के पैसेज हों, दोनों को आप समझ सकते हैं, दोनों को आप हल कर सकते हैं, मेन आइडिया उसका सर निकाल सकते हैं, क्योंकि मेन आइडिया क्वेश्चन पूछा जाता है, मेन कंक्लूजन पूछा जाता है। लगभग 1 सवाल या 2 सवाल इसके बेसिस पर ही होते हैं। चलिए, इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। बहुत लंबा ये सेशन नहीं मैं कर पाऊँगा। आई होप आप पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली मैं लंबा क्यों नहीं कर पाऊँगा उसके पीछे रीज़न मैं दे चुका हूँ। लास्ट मंथ मेरा कोविड आया है पॉजिटिव, उसके बाद से मैं थोड़ा सा वीक और डिहाइड्रेटेड हो जाता हूँ। जब मैं ज़्यादा बोलता हूँ मेरा मुंह सूख जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पा रहा था। अब मैं ठीक हूँ और कोशिश करता रहूँगा और लंबे वीडियोस आप लोग के लिए बना सकूँ। टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, और प्लीज़ स्टे सेफ। अपने आप को, अपनी फैमिली को पूरी तरह सेफ रखिए। अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ज़रूर अपना मैसेज ज़रूर पास ऑन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।